हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉर्क एजुकेशन क्रिएटिंग पैशन टू लर्न। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसको हम आरबीआई के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, हम आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट आरबीआई और स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई देखेंगे एंड सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखेंगे। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था आरबीआई? आरबीआई वाज फॉर्म्ड ऑन April 1st 1935 और इट वाज फॉर्म्ड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। 1934 में आरबीआई एक्ट आया पहले और उसी के तहत फिर ये 1935 में फॉर्म हुआ। ओके, और इसको रिकमेंड किया था हिल्टन यंग कमीशन ने इन 1926। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं कि nationalization of RBI was done on 1/1/1949 under the Banking Regulation Act of 1949। ओके, तो जब सबसे पहले आरबीआई बना उस टाइम कितना कैपिटल था? 5 करोड़ आरबीआई का उस टाइम कैपिटल था और उन 5 करोड़ को डिवाइड किया गया था 5 लाख शेयर्स में और हर एक शेयर का वैल्यू ₹100 रखा गया था। ओके, जब आरबीआई बना इन 1935 द इनिशियल हेडक्वार्टर्स वर इन कोलकाता। तो जो पहले हेडक्वार्टर्स आरबीआई के थे दे वर इन कोलकाता। कब बना था ये? 1935 में जो हेडक्वार्टर्स थे वो कोलकाता में थे और वही हेडक्वार्टर्स फिर शिफ्ट किए गए टू मुंबई इन 1937। हमने देखा कि आरबीआई क्या होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कब बना, किसने रिकमेंड किया और नेशनलाइजेशन कब हुई आरबीआई की और इनिशियल कैपिटल क्या था आरबीआई का, कितने शेयर्स थे और हर एक शेयर का वैल्यू कितना था। ठीक है, आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेस हैं, 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेस। वन इज़ इन दिल्ली, वन इज़ इन मुंबई, वन इज़ इन कोलकाता एंड वन इज़ इन चेन्नई। ये आपको याद रखना है कि आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेस हैं, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में। ठीक है, और रीजनल ऑफिसेस भी हैं कुछ आरबीआई के। कितने हैं टोटल? 19 रीजनल ऑफिसेस हैं और सब रीजनल ऑफिसेस कितने? 11। ठीक है, तो पूरा ये बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है? पहले क्या आया? आरबीआई के फिर 4 लोकल बोर्ड्स और उनके अंडर रीजनल ऑफिसेस और उनके अंडर सब रीजनल ऑफिसेस और सब रीजनल ऑफिसेस के अंडर हमारे सारे बैंक्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई में क्या है? आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टीम आरबीआई, जिसको हम कहते हैं टीम आरबीआई। क्या टीम आरबीआई में कितने मेंबर्स हैं? 21 मेंबर्स आर देयर इन टीम आरबीआई। 21 मेंबर्स हैं आरबीआई की टीम में या आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। सबसे पहला नंबर 1 इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर। और अभी प्रेजेंटली कौन है गवर्नर आरबीआई का? इट इज़ श्री शक्तिकांता दास। श्री शक्तिकांता दास जो कि हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और फॉर्मर सेक्रेटरी किसके? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक, इसके बाद 25th गवर्नर हैं ये कौन? श्री शक्तिकांता दास 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं और ये अपॉइंट हुए थे ऑन 12 दिसंबर 2018 में। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था? हमें ये भी याद रखना कि जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई था इट वाज ऑसबॉर्न स्मिथ। जो पहला इंडियन गवर्नर था आरबीआई का ही वाज सीडी देशमुख, उसका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद ये जो आरबीआई का गवर्नर होता है इसका टेन्योर कितना होता है? 3 इयर्स। बाय चांस अगर किसी को रीअपॉइंट किया जाए एज द आरबीआई गवर्नर तब उसका टेन्योर दिया जाएगा 2 इयर्स। ओके, उसको अपॉइंट किया जाएगा फॉर 2 इयर्स। चलिए, सेकेंड नंबर पे हमारे आते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स। 4 डिप्टी गवर्नर्स प्रेजेंटली 4 डिप्टी गवर्नर्स जो हमारे हैं उनका नाम एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ एम राजेश्वर राव, वो
1-2 महीने पहले ही अपॉइंट हुए थे ऑन 9th of October 2020। मतलब कि इनको 2 महीने हो गए हैं एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे डॉक्टर एमडी पात्रा। डॉक्टर एमडी पात्रा को 15th of Jan 2020 में अपॉइंट किया गया एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, थर्ड नंबर पे एम के जैन को किया गया अपॉइंट ऑन 22nd of June 2018। और उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे बीपी कनुंगो को किया गया अपॉइंट ऑन 3rd of April 2017। और जो डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं उनका टेन्योर भी 4 years होता है, मतलब वो 4 साल तक एज डिप्टी गवर्नर्स रह सकते हैं और उसके बाद ये चेंज किया जाएगा। और इन फ्यूचर अगर किसी को चांस मिलता है वापस से डिप्टी गवर्नर बनने का तो उनको 2 साल का समय दिया जाएगा, 2 साल के लिए फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, हमने देखा कि फर्स्ट इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर्स, टोटल कितने बने अभी तक हमारे 5 बने। अब 5 के बाद थर्ड नंबर पे आते हैं 4 members फ्रॉम लोकल बोर्ड ऑफिसेस। जो हमने अभी कुछ देर पहले 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेस देखे थे जो कहाँ पे थे। एक था दिल्ली में, 1 was in मुंबई, 1 was in चेन्नई एंड 1 was in कोलकाता। वहाँ के 4 मेंबर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किए जाएंगे। ओके, इसके बाद फोर्थ पे 2 members फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 2 members are from मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कितने हुए टोटल? 5 प्लस ये 4 9 और 9 प्लस ये 2 11। ठीक है, यहाँ तक 11 हो गए। अब 5वें नंबर पे 10 members फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 members फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो 10 जब ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितना हो गया? 21। और यही 21 members हैं टोटल टीम आरबीआई में या आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ओके, इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई में जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है करेंसी को प्रिंट करना, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। देखिए, करेंसी को प्रिंट करने के लिए हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो खाली आरबीआई नहीं है, आरबीआई के ऊपर भी एक अथॉरिटी है, दैट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है कि वो ₹1 नोट्स प्रिंट करवाएं और जो बाकी कॉइन्स हैं जैसे कि ₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन, ₹5 कॉइन, ₹10 कॉइन, अभी तक तो यही 4 कॉइन्स चल रही है ना मार्केट में, तो जो सारी कॉइन्स हैं उनका भी मिंटिंग का प्रोसेस, कॉइन्स को बनाने को हम क्या बोलते हैं? मिंटिंग। तो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इज डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो आरबीआई है उसकी अथॉरिटी में ₹2 नोट्स एंड अबव प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, ₹2 नोट्स एंड अबव। ओके, आगे चलते हैं। एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 जो मैक्सिमम नोट डिनोमिनेशन है, जो इंडिया में मैक्सिमम नोट हो सकता है, पॉसिबल है कि 10,000 रुपीज़ तक का हम नोट छापें। अभी प्रेजेंटली मार्केट में कितना चल रहा है? 2000 का नोट चल रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम नोट डिनोमिनेशन हम 10,000 का भी रख सकते हैं। ठीक है, और एज पर द कॉइनेज एक्ट 1906 मैक्सिमम कॉइन का वैल्यू कितना हो सकता है? 1000। ओके, ये 2 वैल्यूज़ आप याद रखें कि मैक्सिमम नोट का डिनोमिनेशन 10,000 हो सकता है एज पर द आरबीआई एक्ट 1934, और जो मैक्सिमम कॉइन का वैल्यू हो सकता है इट कैन बी 1000 रुपीज़ एंड इट इज़ एज पर द कॉइनेज एक्ट 1906। ठीक है, जो मेथड्स ऑफ करेंसी प्रिंटिंग हैं ये किए जाते हैं एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसको हम एमआरएस भी कहते हैं। ठीक है, तो एमआरएस क्या कहता है? एमआरएस कहता है कि आप एक टाइम पे एट अ पर्टिकुलर टाइम आप 200 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही नहीं कर सकते 200 करोड़ की करेंसी प्रिंट। पहले हमें 200 करोड़ के रिज़र्व बनाने पड़ेंगे। 200 करोड़ के पहले जब हम रिज़र्व तैयार करें तब जाके 200 करोड़ की करेंसी प्रिंट की जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 200 करोड़, इससे कम भी कर सकते हैं
लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये जो 200 करोड़ हैं, इनका जो रिज़र्व है वो कुछ इस रेशियो में होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे मिनिमम रिज़र्व रेशियो MRR, जो कि है 115:85। मतलब जो हमने रिज़र्व क्रिएट किया, जो हमने रिज़र्व तैयार किया, उसमें 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ का अदर एसेट्स होने चाहिए, लाइक फॉरेन करेंसी या जो भी कुछ आप रिज़र्व क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला कि आप करेंसी प्रिंटिंग के लिए एज पर मिनिमम रिज़र्व सिस्टम 200 करोड़ एट अ टाइम प्रिंट कर सकते हैं, और वो 200 करोड़ तब प्रिंट होंगे जब आप 200 करोड़ के रिज़र्व्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो 200 करोड़ के रिज़र्व्स जो हैं वो किस रेशो में क्रिएट होने चाहिए, 115:85, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड हो और 85 करोड़ का अदर थिंग्स हो, अदर एसेट्स हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्लेसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग। ये जो प्रिंटिंग और मिंटिंग की प्रोसेस होती है, ये कहाँ कहाँ पे होती है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख के रखा है, प्रिंटिंग मतलब नोट्स का प्रिंट होना, मिंटिंग मतलब कॉइन्स का मिंट होना, कॉइन्स का बनना। ओके, प्रिंटिंग के लिए हमारे पास 4 प्लेसेस अवेलेबल हैं। वन इज़ नासिक इन महाराष्ट्र, सेकेंड इज़ देवास इन मध्य प्रदेश, थर्ड इज़ मैसूर इन कर्नाटक, फोर्थ इज़ सलबनी इन वेस्ट बंगाल। इसके बाद मिंटिंग भी 4 प्लेसेस पे की जाती है। वन इज़ इन मुंबई, सेकेंड इज़ कोलकाता, थर्ड इज़ हैदराबाद, फोर्थ इज़ नोएडा इन Delhi. Okay, so this was it for today. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye.